नमस्कार, डिबेट सेंट्रल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभय किशोर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे दिन भाजपा विधायकों ने शून्यकाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या और बढ़ती नक्सल घटनाओं पर लाए गए स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराने की मांग उठाई। विधानसभा उपाध्यक्ष ने स्थगन प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया, जिसके बाद भाजपा सदस्यों ने जमकर हंगामा किया और गर्भगृह में प्रवेश कर नारेबाजी की। सत्ता पक्ष ने इसे संसदीय परंपराओं के खिलाफ बताया तो विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर गंभीर मुद्दे से भागने का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया है। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी विधायकों ने जमकर हंगामा किया। 2 से ढाई घंटे के बीच सदन की कार्यवाही 4 बार स्थगित करनी पड़ी। इस दौरान बीजेपी ने टारगेट किलिंग को लेकर सदन में जमकर बवाल मचाया। सदन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अनुपूरक बजट जिस दिन आता है स्थगन नहीं लगता। इन्हें पता नहीं जो ये मुद्दा उठा रहे हैं ये टिकने वाला नहीं है। ये घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग हैं। मुख्यमंत्री ने बीजेपी की नारेबाजी और प्रदर्शन पर कहा, नक्सली शांत हैं तो इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जनता जान रही है झीरम घाटी का असली दोषी कौन है। सदन की कार्यवाही पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि सदन की एक परंपरा और प्रक्रिया है जिसका पालन विपक्ष ने किया। विपक्ष की एक ही मांग थी, स्थगन के लिए लगाया गया था। बस्तर में हमारे 4 कार्यकर्ता शहीद हुए। बस्तर में भी जवानों की हत्या और शहीद हो रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं की टारगेट किलिंग क्यों हो रही है, इस विषय की चर्चा हम चाहते थे। इतिहास में पहली बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है जब सदन में स्थगन के दौरान विपक्ष को बोलने से रोका गया। बीजेपी के हंगामे और नारेबाजी को लेकर संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा, विपक्ष का दुर्भाग्य है, छत्तीसगढ़ के मुद्दे पर चर्चा करना नहीं चाहते हैं, केवल आरोप लगाना चाहते हैं, नारेबाजी कर सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं। और आश्चर्य होता है, इतना महत्वपूर्ण विषय इसमें बस्तर में लगातार हो रही घटनाएं और जिस घटना में न केवल भारतीय जनता पार्टी के 4 हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता शहीद हुए बल्कि जवानों की भी हत्याएं हो रही है, शहीद हो रहे हैं। इस विषय को लेकर, इतने महत्वपूर्ण विषय को लेकर बीजेपी के ही कार्यकर्ताओं को टारगेट करके किलिंग क्यों हो रहा है, इस विषय की हम लोग चर्चा चाहते थे। मगर दुर्भाग्य है कि ऐसी स्थिति छत्तीसगढ़ में पहली बार उत्पन्न हुई जिसमें विपक्ष को बोलने से रोका गया, स्थगन में, चर्चा में अवसर नहीं दिया गया। चर्चा का भारतीय जनता पार्टी के पास भी अवसर है, लेकिन दुर्भाग्य है वो छत्तीसगढ़ के मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाहते, अनर्गल प्रलाप करके केवल आरोप लगाना चाहते हैं और नारेबाजी कर सदन का समय जाया करना चाहते हैं। बहरहाल इस बजट सत्र से आम लोगों को काफी उम्मीदें हैं कि उनके मूलभूत जरूरतों, समस्याओं को लेकर सदन में गंभीर चर्चा हो। लेकिन जिस तरह से सदन में सार्थक चर्चा होने के बजाय हंगामे का दौर चल रहा है, इससे लोगों की उम्मीदों पर पानी फिरता दिख रहा है। अब देखना होगा आरोप प्रत्यारोप के बीच आने वाले दिनों में सदन की कार्यवाही जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरती है। अंकित शर्मा, एशियन न्यूज। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे दिन हुए हंगामे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता अशोक बजाज जी और साथ ही हमारी रिपोर्टर अंकिता शर्मा भी न्यूज रूम से मेरे साथ हैं। धनंजय जी, जिस तरह से आज दिन भर हंगामा होता रहा, विपक्ष ने बड़े गंभीर आरोप लगाए। जो भाजपा कार्यकर्ताओं नेताओं की हत्या हुई है फरवरी के शुरुआती दिनों में, उसे लेकर बीजेपी ने जो आरोप लगाए हैं उनका कहना है कि ये टारगेट किलिंग है, बीजेपी के नेताओं को सीधे सीधे निशाना बनाया जा रहा है। आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए भाई जी, भारतीय जनता पार्टी एक रणनीतिक तौर पर ये जो बजट का महत्वपूर्ण सत्र है, जिसमें प्रदेश के किसानों की, प्रदेश के युवाओं की, प्रदेश की कला संस्कृति परंपरा की, यहाँ के माता बहनों की, यहाँ के व्यापारियों को, यहाँ के उद्योग और छात्रों के लिए योजना बनकर सामने आएगा। जिस प्रकार से हमने इस बजट के पहले जितने भी हमारे सत्र हुए बजट के, उस बजट सत्र से छत्तीसगढ़ को लाभ हुआ है
और इससे भारतीय जनता पार्टी हताश है। तो कहीं ना कहीं उस बजट सत्र के जो मूल उद्देश्य है, बजट सत्र की जो अवधारणा है, और कहूँगा इस बजट सत्र से जो इस छत्तीसगढ़ को नया विकास की ओर आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार करेगी जी, उसको बाधित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी हो हंगामा कर रही है। आज तो बजट सत्र का दूसरा दिन है। पहले सत्र के दिन आप देखेंगे, जिस बजट सत्र के शुरुआती दौर में जब राज्यपाल महोदय जी का अभिभाषण होता है, सभी सम्मानित सदस्य उसका सम्मान से सुनते हैं और अभिभाषण पर चर्चा होती है तो प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, कल भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने राज्यपाल महोदय जी का भी अपमान करने का काम सदन में किया है। उनके जो अभिभाषण के दौरान जिस प्रकार से टीका टिप्पणी कर रहे थे भाजपा के विधायकगण, ये बहुत ही निंदनीय था और पूरे प्रदेश और देश में इस विषय की निंदा हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी का तो मकसद है, क्योंकि उनके पास मुद्दा बचा नहीं है। दूसरी बात, आपने पूछा कि जो नक्सलवाद से संबंधित सवाल था, तो आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जिन 4 लोगों की हत्या के बारे में भाजपा के नेता वहां बात कर रहे थे, वो छत्तीसगढ़ के नागरिक हैं, बाद में भाजपा के कार्यकर्ता हैं। और हमें भी पूरा दुख है, और हमने उसकी एनआईए जांच की बात की है, क्योंकि इन्होंने टारगेट किलिंग का आरोप लगाया है। तो हमारी सरकार ने आगे बढ़कर एनआईए जांच के लिए उनको पत्र लिखा है, तो उसका विरोध तो भारतीय जनता पार्टी लोग करते हैं। इससे समझ में आता है ना कि इनका मकसद सिर्फ हंगामा करना है, किसी विषय का सॉल्यूशन नहीं चाहते, किसी विषय पर चर्चा नहीं चाहते, और ये छत्तीसगढ़ के विकास के विरोधी लोग हैं, ये तो हंगामा करते रहेंगे ये। चलिए अशोक बजाज जी से इसका जवाब लेते हैं। अशोक जी, जब आप बार बार ये कह रहे हैं कि टारगेट किलिंग हो रही है, आपने यहाँ तक कह दिया कि एक जो है पूरी डेमोग्राफी बदलने की कोशिश हो रही है, तो टारगेट किलिंग का जहाँ तक सवाल है, मेरे सामने जो आंकड़े हैं उसमें आपके कार्यकाल के भी आंकड़े हैं, तो साफ साफ दिखता है कि 2001 से लेकर अब तक 48 भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं की हत्या हुई, तो कांग्रेस के 64 कार्यकर्ताओं और नेताओं की हत्या हुई है। इनमें से 6 हत्याओं को अगर मैं छोड़ दूं, जो कि पिछले 6 साल में हुई है, 5 साल में हुई है, तो अधिकांश हत्याएं तो उस समय हुई जिनमें से 15 साल आपकी ही सरकार रही। तो ये जो आरोप आपका है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं को टारगेट किलिंग की जा रही है, ये आंकड़े तो इसे प्रमाणित करते दिखाई नहीं देते। देखिए अभय जी, जिस प्रकार से 4 हमारे भाजपा नेताओं के खिलाफ जी, षड्यंत्र पूर्वक सुनियोजित ढंग से हत्या की गई, हमला किया गया, मारा गया, ये बहुत ही दर्दनाक है। कांग्रेस की सरकार इसे गंभीरता से ले नहीं रही है। अब सदन में इस विषय पर सारी कार्यवाही स्थगित करके चर्चा कराने की मांग जब आ रही है, ये सरकार चर्चा से पीछे भाग रही है। आखिर हम कहाँ बोले? सड़क में बोलते हैं तो रासुका लगाने की बात करते हैं, अगर हम सदन में बोलते हैं तो ये नियम विरुद्ध है बोलते हैं। नियम कानून और परंपराओं की बात करने वाले कांग्रेस के लोग इतने गंभीर मुद्दे पर चर्चा से भागना चाहते हैं। अगर ये जो आंकड़े आप दे रहे हैं, 48 लोगों की हत्या हुई पिछले छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण बनने के बाद, तो ये चर्चा में आना चाहिए, चर्चा में कांग्रेस को भाग लेना चाहिए। सरकार जवाब दे ना, सदन में जवाब दे, जनता देखेगी, सुनेगी, जानेगी कि वास्तव में नक्सल समस्या के मूल में कौन है, नक्सल समस्या आखिर क्यों बढ़ा, नक्सल समस्या किसके कार्यकाल में पल्लवित हुई। अशोक जी, जो आंकड़े में दे रहा था उसका, अशोक जी जो आंकड़े दे रहा था उसका सीधा सा एक मकसद है, वो मैं आपसे स्पष्ट बताना चाहता हूँ। ये आंकड़े देकर मैं कोई ये बात साबित नहीं करना चाह रहा हूं कि राज्य में बड़े पॉलिटिकल वर्कर्स की या जो कार्यकर्ता और नेता हैं उनकी हत्या हो रही। मैं तो सिर्फ ये बात दिखाना चाहता हूं कि नक्सली किसी दल विशेष के नहीं है या दल विशेष के खिलाफ नहीं है। वो जितने राजनीतिक नेताओं की हत्या बीजेपी की हुई है, उससे कहीं अधिक कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की भी हत्या दिखाई देती है। पिछले 6 साल में भी अगर आप देखें, मैं आपको राज्य जो हर साल के आंकड़े हैं पिछले 6 साल के, वो आपको बताता हूं। 2017 में 2 कांग्रेसी नेताओं की हत्या हुई, 2018 में 2 कांग्रेसी और 2 भाजपा के ही नेताओं की हत्या हुई, 2019 में 1 कांग्रेसी नेता की हत्या होती है और 1 किसी अन्य पार्टी के नेता की होती है, 2020 में 3 भाजपा नेताओं की और 1 कांग्रेसी नेता। ये इस तरह से जो आंकड़े हैं, इसका सीधा सीधा मकसद ये है कि नक्सली सिर्फ अपना आतंक फैलाना चाहते हैं और नक्सलिज्म जो है वो किसी दल विशेष के पक्ष या विपक्ष में नहीं है। जी अशोक, यही तो हमारे कहना है कि नक्सली जो आतंक फैला रहे हैं, आतंकवाद, माओवाद का एक विचार लाकर जनता में एक डर और भय का वातावरण तय कर रहे हैं, गांव छोड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं।
इस पर सदन में चर्चा होनी चलिए चाहिए। मैं पूछता हूँ धनंजय जी, केवल धनंजय जी भाजपा सदन के में चर्चा क्यों लोगों की नहीं? हत्या अशोक हुई जी आपकी इसलिए बात चर्चा का वैसा जवाब नहीं है। धनंजय जी से लेते हैं। धनंजय जी सदन में चर्चा क्यों नहीं? देखिए, सबसे पहली बात, भारतीय जनता पार्टी की 15 साल इस राज्य में सरकार थी और राज्य निर्माण के बाद दक्षिण बस्तर के 4 विकासखंड तक नक्सलवाद सीमित था। अगर रमन सरकार चाहती तो 4 विकासखंड में उस नक्सलवाद को कुचल देते, वहीं खत्म कर देते, वहीं दबा देते उसको। लेकिन आरएसएस और भाजपा के लोगों को तो राजनीति करना था ना, तो उस नक्सलवाद को पालने पोसने का काम किसने किया है? तो रमन सरकार ने किया है। 4 विकासखंड का नक्सलवाद तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के गृह जिला कवर्धा तक पहुंच गया। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? और उस 15 साल में 125 कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं की हत्या हुई है, झीरम घाटी कांड हुआ है, शहीद वीके चौबे की शहादत हुई है, हजारों की संख्या में आदिवासियों की हत्या रमन सरकार के दौरान नक्सलियों ने किया है और कई हमारे सैनिकों की शहादत हुई है। क्यों रमन सिंह इस पर मौन रहते हैं? और हम तो कह रहे हैं ना, 4 जिनकी हत्या नक्सलियों ने की है उसमें एक की सड़क दुर्घटना में मृत्यु की बात सामने आ रही है और 3 पर जो टारगेट किलिंग का जो आरोप लगा रहे हैं ना, और एनआईए जांच की बात करें तो एनआईए जांच में जब हमारी सरकार पत्र लिखती है तो भाजपा नेताओं को पसीना क्यों निकलता है? तो समझ में आता है ना, इनका मकसद ये उस 4 जो जिनको अपने कार्यकर्ता बता रहे हैं उनकी मौत जो हुई उस पर भी ये गंभीर नहीं है, उस पर भी संवेदनशील नहीं है। वहां भी इनको सिर्फ राजनीतिक सूझ रही है। इनको वहां पे उसकी हत्या जो हुई है उस पर राजनीति कर रहे हैं। जैसे झीरम घाटी कांड हुआ, उसके बाद प्रदेश में रमन सिंह की सरकार बनी, फायदा के लिए लोग काम करने वाले लोग हैं ना, और झीरम घाटी कांड को रोकने का काम किए। आज अशोक बजाज जी बोल रहे हैं ना, तो बताया ना भाई, 4 विकासखंड के नक्सलवाद को रमन सरकार ने क्यों 14 जिलों तक पहुंचाया है? इस प्रदेश की जनता का नक्सलवाद का दंश ले लिया, इसलिए आरएसएस भाजपा की सरकार जिम्मेदार है। आप 4 लोगों की बात कर रहे हैं, इस राज्य में तो हजारों की हत्या आपके सरकार में हुई। क्यों उस दिन रमन सिंह की आंख से आंसू नहीं निकला? क्यों वो दिन रमन सिंह की सरकार ने जांच की बात नहीं की? क्यों नक्सलवाद को खत्म करने की बात नहीं की? हमने अपने नेताओं को खोया है हो रहे हैं अशोक जी, और हम एनआईए की बात कर रहे हैं जांच की। बहुत सारे आपकी तरह झीरम घाटी कांड को प्रभावित नहीं किया है, आपकी तरह झीरम घाटी की जांच को प्रभावित नहीं किया है। हम तो एनआईए जांच की बात कर रहे हैं। तो किस मुंह से बात करते हैं भाजपा के नेता? भारतीय जनता पार्टी को आपने चार्ज दिया, सत्ता सौंपी, उस समय कितने जिलों में, 4 विकासखंड था, नक्सलवाद 4 विकासखंड था। अशोक बजाज जी थोड़ा पढ़ लिख आया करें। मुक्त करवाया 4 विकासखंड था नक्सलवाद, और रमन सिंह के और आरएसएस के लोगों के चलते 14 जिले प्रभावित हुए हैं। कुछ जिलों तक ही समट गया था। 4 विकासखंड तक था। रमन सिंह ने जो दलाली की, कमीशन खोरी की और संघियों को पाला ना, तो कवर्धा तक पहुंचा नक्सलवाद। रमन सिंह के सरकार के कंधों में बैठकर कवर्धा जिले तक पहुंचे नक्सली। किस मुंह से बात करते हैं आप लोग? और हजारों आदिवासियों की हत्या रमन सरकार के नकामे के चलते हुई है। और नक्सलवाद को खत्म करने का गील आया था ना, नक्सलवाद का जन्म की सलाह आपकी सरकार ने दी थी। किस मुंह से बात करते हैं नक्सलवाद का आप लोग? नक्सलियों के पालन को, जवाब धनंजय जी एक बार सुन लेते हैं। अशोक जी आपने बहुत सारे आदिवासियों के हत्या अशोक जी पर बहुत सारे आरोप। धनंजय जी आपने सवालों की बौछार कर दी है, इसलिए अशोक जी को अपनी बात कहने देते हैं। अशोक जी, कसती थी तो आपके लोग विरोध करते थे। अरे नरेंद्र मोदी जी तो उनका बेटा बोलते थे, किस मुंह से बात करोगे यार? रमन सिंह बेटा बोलते थे, किस मुंह से बात करोगे आप? आतंकवादी को दमान के साथ छोड़ने गया था अडवाणी जी, याद है ना? तो आतंकी नक्सली तो आपके संगठन में रहते हैं। आतंकियों नक्सलियों के बारे में क्या बोलती है? गठजोड़ रहता है। किस मुंह से बात करोगे? नक्सलियों को पालने निर्वाचित है, आतंकवादी को दमान की तरह छोड़ने का याद है ना? क्या बोलती है नक्सलियों के बारे में? अरे वो भी हमारे भाई है। बेटा बोल चुका है, यही किसके भाई हो गए? रमन सिंह बेटा बोल चुके हैं। भाई कैसे हो गए आपके? सहयोगी हैं जो हथियार और आरएसएस के लोग जिस तरह से आम जनता को भयभीत कर रहे हैं, विकास में जो गांव में लोग रहते हैं उन पर हमला होता है। चलिए ये चर्चा बहुत गर्म हो रही है। बिल्कुल इस तल्ख चर्चा, इस तल्ख डिबेट के बीच में एक बार में बिल्कुल आप दोनों के पास में एक बार फिर आऊंगा। अशोक जी आपके पास भी, धनंजय जी आपके पास भी, धनंजय जी आपके पास आऊंगा मैं समझता हूं कि यह विषय बहुत संजीदा है और तल्खी है। एक बार मैं चलता हूं अपनी संवाददाता के पास। बहुत देर से अंकिता कुछ कहना चाह रही। अंकिता, जो यहां पर तल्खी दिख रही है, जो गर्माहट दिख रही है, आज सदन में भी दिखाई दी। मैंने बृजमोहन अग्रवाल जी का जब आप इंटरव्यू ले रही थी, मैंने खुद सुना, उन्होंने मीडिया तक को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया कि साहब जब जान जा रही तो हम बजट पर चर्चा करें। क्या कुछ हुआ विधानसभा में आज?
जी बिल्कुल, देखिए शून्यकाल से जो विपक्ष का हंगामा शुरू हुआ था वो स्थगन पर आकर नहीं रुका। ये लगातार जब लगातार यहाँ पे बात हो रही थी बजट को, अनुपूरक बजट जब पेश किया गया उस दौरान लगातार विपक्ष के द्वारा जो हंगामा देखने को मिला है, 2.5 घंटे तक लगातार विपक्ष हंगामा करता रहा, लेकिन उसके बाद आसंदी को 4 बार सभा को स्थगित करना पड़ा, सत्र को। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं साफ तौर पर विपक्ष जो है नारेबाजी करता रहा कि प्रदेश में जिस तरह से नक्सलवाद जो पनप रहा है और बस्तर में जिस तरह से अलग अलग हत्या देखने को मिल रही है, बीजेपी नेताओं की इस तरह की हत्या देखने को मिल रही है, उसको लेकर स्थगन में चर्चा करने की बात विपक्ष लगातार करता रहा। लेकिन आसंदी के द्वारा अब विपक्ष को ये मना कर दिया गया कि इस पर चर्चा नहीं हो सकती। इसको लेकर जब प्रदेश के मुखिया से बातचीत की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस दिन अनुपूरक बजट पेश होता है उस दिन स्थगन पर चर्चा नहीं होता है। लेकिन विपक्ष इस बात पर लगातार अड़े रहा कि इसको लेकर स्थगन पर चर्चा कराया जाए। अनुपूरक बजट तो पेश हो गया शोर हल्ले के बीच में, लेकिन सवाल यहाँ पर उठता है कि जब प्रश्नकाल से जो विपक्ष जो हल्ला कर रहा था उसको लेकर कि आखिर जनता के जो सवाल जो आगे प्रश्नकाल में लगने थे उन सवालों का जवाब नहीं आ पाया सरकार की तरफ से, क्योंकि लगातार विपक्ष हंगामा करता रहा। लेकिन अगर वही बात करेंगे, अगर ये शोर शराबा यूं ही चलता रहा तो सरकार तो बहुमत में है, तो सरकार तो बजट पेश कर ही लेगी। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर जनता जो उम्मीद लगा इस बजट में बैठी हुई उनका क्या होगा। जी बिल्कुल अंकिता। अशोक जी, एक दूसरा मुद्दा जो इसी से जुड़ा हुआ आज सदन में उठाया गया आपकी पार्टी की तरफ से, बीजेपी ने ये भी कहा है कि बस्तर में जो धर्मांतरण हो रहा है वो बस्तर की डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश हो रही है। धर्मांतरण के जरिए आदिवासियों की जो डेमोग्राफी है उसको पूरी तरह से बदलने की कोशिश हो रही है। ये आरोप क्यों है, इसके पीछे की सोच क्या है? देखिए, तेजी से धर्मांतरण हो रहा है। पिछले 4 वर्षों में धर्मांतरण इतना हुआ जिसकी कोई सीमा नहीं है। एक धर्मांतरण तो एक बात है, दूसरी बात है जो धर्मांतरित हुए हैं उनको संरक्षण देना, उन्हें आतंक के लिए उकसाना और जो मूल धर्म में हैं आज उनके खिलाफ में बगावत के लिए मजबूर करना, ये सरकार का काम है। सरकार ये कर रही है, प्रोत्साहन दे रही है। जब सुकमा के एसपी ने जब लिखा चिट्ठी कि धर्मांतरण हो रहा है, ये मामला गंभीर है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, तब सरकार गंभीर नहीं हुई, संज्ञान में नहीं लिया। अगर उस समय संज्ञान में लेते तो आज धर्मांतरण इतना विकराल रूप नहीं लेता। और धर्मांतरण कारण हमारे जनजीवन पर और संस्कृति पर पूरे तरह से प्रहार हो रहा है, आक्रमण हो रहा है। आने वाले दिनों में भयावह रूप ले सकता है, ऐसा मेरा अनुमान है। सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए, गंभीरता लेना चाहिए और सदन में भी इस पर जवाब देना चाहिए कि आखिर सरकार चाहती क्या है। धर्मांतरण के पक्ष में भी धर्मांतरण गैर कानूनी नहीं है, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी एक बार कथन किया। तो इस प्रकार की अगर बातें होंगी तो धर्मांतरित लोग हैं या धर्मांतरण करवाने वाले लोग हैं, इन लोगों का हौसला बढ़ रहा है, दिनों दिन बढ़ रहा है और मूल लोग जो है वो हतोत्साहित हो रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। चलिए धनंजय जी, आज जो पूरा दिन सदन में रहा वो बहुत सारी गर्मा गर्मी, बहुत सारे तल्ख बातों और जुबानी जंग का रहा। बीजेपी ने सीधे सीधे जो अपने कार्यकर्ताओं की हत्या की बात जब हुई तो उन्होंने कहा ये लोकतंत्र है नहीं लघुतंत्र है। दूसरा जो बहुत गंभीर आरोप था वो ये था कि धर्मांतरण को कहीं ना कहीं कांग्रेस सह दे रही है, सरकार की अपरोक्ष सह है और इसके जरिए आदिवासियों को धर्मांतरित करके पूरे बस्तर की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश हो रही है। अभी आपने अशोक वाजपेयी जी को भी सुना, अशोक वाजपेयी जी भी यही आरोप लगा रहे हैं कि इसको कांग्रेस की सह है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो दावा और चैलेंज कर रहा हूं, बल्कि आंकड़े पे देने की बात करूंगा। मैं 15 साल तक छत्तीसगढ़ में आरएसएस भाजपा की सरकार थी अभय जी, और जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है जहां बूढ़ा देव की पूजा होती है, जहां पर प्रकृति की पूजा होती है ना, उस जगह पर चर्च का निर्माण हुआ है, उस जगह प्रार्थना स्थल बना है, तो इसके लिए रमन सरकार की दोषी है। दूसरी बात, एक बड़ा दावा और कर रहा हूं मैं, भारतीय जनता पार्टी के अधिकतर पदाधिकारी जो हैं वो उन्होंने धर्म परिवर्तन किया है। अधिकतर लोग भाजपा के सदस्य हैं, पहले अपने पार्टी में समीक्षा कर ले। दूसरी बात, स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी का प्रणाम करता हूं, जो रमन सरकार के दौरान घर वापसी अभियान चलाते थे। दिलीप सिंह जुदेव जी कौन है? वो तो भाजपा के नेता है ना। और घर वापसी अभियान कब चलाते थे? जब रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, जब आरएसएस की यहाँ पे सरकार थी। तो ये किस मुंह से बात करेंगे? और हमारी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है, कोई किसी को जोर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने के लिए दबाव डालेगा, उकसाएगा, कानून पर कार्रवाई करेगी। अशोक बजाज बता दे कितने 15 साल में उन्होंने कानूनी कार्रवाई किया था और इनके शासन काल में जवाब लेते हैं। अशोक जी इसका जवाब देना चाहते हैं, क्यों चलवाते थे? और भाजपा में अशोक जी कितनी कार्रवाई की, अशोक जी कितनी कार्रवाई हुई, कितनी कार्रवाई, इसका जवाब कांग्रेस चाहती है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में धर्मांतरण के बारे में पूरी तरह से कानून बनाया गया। धर्मांतरण के विरोध में
कानून बनाया गया, लेकिन कांग्रेस ने विरोध किया। कांग्रेस, अरे आप ये आपकी जानकारी है, बताइए धर्म कि परिवर्तन से चर्च रोकने कांग्रेस की चर्च- सरकार ने कानून बनाया था, चर्च जिसको रमन सिंह ने बनाना पालन और नहीं किया। धर्मांतरण दोनों मध्य बात प्रदेश में बना था जोड़िए मत। कानून, थोड़ा सा पलट कीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार धर्म के खिलाफ नहीं है, चर्च के खिलाफ नहीं है। आप चर्च के खिलाफ हो सकते हैं, चर्च के खिलाफ नहीं है, धर्मांतरण खिलाफ है। किसी के धर्मांतरण तो आपके मजबूरी नेता का करवाए फायदा थे। उठाकर, मैं तो गरीबी चैलेंज का कर रहा हूं फायदा ना, उठाकर, भाजपा में बीमारी का बहाना अधिकांश लोग करके धर्म परिवर्तन लोगों करके को सदस्य बने। धर्म आप चेक कर लो परिवर्तन भाजपा करना, के लोगों का। मतांतरण करना, ये मैं अपराध तो है। चैलेंज कर रहा हूँ, चर्च आरएसएस बनाना और कोई भाजपा अपराध में जो नहीं है, लोग अपने जुड़े धर्म का हैं प्रचार उन्होंने करिए। अपना धर्म परिवर्तन किया है। मैं फिर चैलेंज कर रहा हूँ, आप में क्षमता है तो आप चेक कर लो अपने पार्टी के सदस्यता अभियान को। मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ, आपने चलिए, मिस सीधी अभियान चुनौती चलाया है था, अशोक जी, आरएसएस बहुत और सीधी भाजपा चुनौती में दी जो जा लोग रही जुड़े है। हैं उसमें बिल्कुल अधिकांश बिल्कुल लोगों का धर्म परिवर्तन हो बिल्कुल चुका है। बिल्कुल। अशोक जी, चैलेंज कर रहा हूं, संक्षेप आपको में, चेक कर लो। संक्षेप में एक बार अशोक जी की प्रतिक्रिया। जी अशोक जी। देखिए, कांग्रेस सरकार में अभी धर्मांतरण करवाने वाले लोग कितना प्रोत्साहित हो रहे हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए वो तो रास्ता लगा नहीं आरएसएस के लोग पाता है। प्रोत्साहित कर रहे हैं, आज वो ये तो संघी लोग प्रोत्साहित जो कर रहे हैं। धर्मांतरण तभी तो के कहते खिलाफ हैं मोहन बोलना भागवत जी चाहते हैं, क्रिश्चियन डे मनाने उनको के लिए। सरकार हतोत्साहित करना चाह रही है। ये कितनी दुर्भाग्यजनक बात है। तो सरकार की नीयत का यहाँ अरे पर आपके अंदाजा लगा पार्टी लीजिए में कि 15 साल सरकार में जो धर्म है परिवर्तन के आपके पार्टी धर्मांतरण के करवाने सदस्य वालों, हैं, धर्मांतरण आपके पार्टी करने के वालों पदाधिकारी के हैं, पक्षधर है किस मुंह से बात और करेंगे आप? आदिवासी संस्कृति पर आक्रमण हो रहा वो तो है। आदिवासी इसकी संस्कृति सरकार का को विरोधी चिंता नहीं है। आरएसएस जब आज आदिवासी सदन में इस बात पतंगड़ी पर मना चर्चा रहे होनी थे चाहिए तो यही संघी और भाजपा कि आज ये करने गए ज्वलंत थे। मुद्दा है नक्सलवाद, ये पतलगड़ी का आतंकवाद, आदिवासी संस्कृति इस का पर काम सारी हो रहा था, कार्रवाई रोककर तो यही अभी और आरएसएस कोई भाजपा बड़ी विरोध करने गई थी। ज्वलन ये समस्या तो नहीं किसी है। संस्कृति इससे का बड़ी सम्मान और नहीं समस्या करते। गंभीर नहीं हो सकती कि बस्तर आग से जल रहा है, वो तो नक्सली हैं, खून से रंगने का आम रमन जनता सरकार को मार रहे हैं, में हुआ था। जनप्रतिनिधियों को और मार रहे हैं, रमन सरकार और के इस दौरान पर उनके चर्चा नहीं हाथ कर खून रहे से हैं। रंगे हुए इससे हैं। बड़ी और चाहे चर्चा झीरम घाटी विषय कांड क्या हो, हो सकता चाहे है? वीके चौबे की सारे शहादत हो, कार्रवाई स्थगित चाहे करके हजारों इस आदिवासियों विषय पर की हत्या हो, चर्चा करवाना इसका चाहिए। पूरा धनंजय दोषी जी, रमन सरकार आप और अपने संघी लोग नेताओं हैं। को बोलिए कि चर्चा और नक्सलियों के करें साथ और साठगांठ आप लोगों की है। जनता सुनेगी, सरकार जनता का सुनेगी, जवाब समझेगी। लेगी। लेकिन कैसे आप कितना भी संघियों ने बोलो, बहुत जवाब पतंगड़ी का देंगे। विरोध किया? बहुत गंभीर कैसे सवाल संघियों है, ने बहुत गंभीर आदिवासी सवाल है। संस्कृति का विरोध बस्तर किया? की हरियाली के बीच टेसू के फूलों की तरह सवाल सुलग रहे हैं। उन सवालों का जवाब जो है पूरी स्टेट की जनता भी जानना चाहती है। अगर बस्तर दहक रहा है तो ये क्या टेसू के फूलों का रंग है या सुरखरू लहू है? किसकी वजह से बस्तर आज करा रहा है? ये सवाल बहुत गंभीर सवाल है और इस पर चूंकि अभी समय है कुछ वक्त चुनाव में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी 2 ही दिन गुजरे हैं बजट सत्र में और आगे जो कार्य दिवस होंगे उसमें इस पर और तर्क ही देखने को मिलेगी। बहरहाल, आप तीनों इस चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डिबेट सेंट्रल में अभी हम चर्चा कर रहे थे विधानसभा, छत्तीसगढ़ विधानसभा के पहले 2 दिन के कार्यकाल की, और दूसरे दिन जो जिस तरह से हंगामा विपक्ष ने किया है बस्तर में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या को टारगेटेड किलिंग और बस्तर की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश बताकर, उस पर ऐसा लगता है कि आगे भी ये तल्खी बरकरार रहेगी। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो चर्चा करेंगे नॉर्थ ईस्ट के चुनावी नतीजों की और उससे देखेंगे कि वहाँ क्या संकेत, क्या संदेश बाकी के पूरे देश को मिल रहा है।